हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है और आज हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर 23 जून 2024 के बारे में। एंड प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर ऐसा आ रहा है तो। पता नहीं आसपास कोई बच्चा रो रहा है, डोंट नो। मैं जो है इसके बारे में एक न्यूज़पेपर सीरीज़ क्रिएट करने का सोच रहा हूँ। इसमें डबल बेनिफिट होगा। कैसे? मेरे लिए भी जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ना और पढ़ाना एक डिसिप्लिन बन जाएगा डेली के लिए। और जो इंसान अभी नया नया न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा है, जिनको 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसा लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको न्यूज़पेपर को एक अवेयर करा दूँ। देखिए, न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ है ना, वो एग्ज़ाम में है। कैसे है कि वो अवेयर हो सके, उसे समझ हो ऑप्शंस को क्लिक करने में कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। वो अवेयरनेस में काफ़ी हेल्प करता है। बट इसको याद करने के लिए, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स का नहीं होता है, स्टैटिक का बड़ा यूज होता है। इट्स माई एक्सपीरियंस, आई विल से। मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिस्प में इसको करने की कोशिश करूँगा न्यूज़पेपर एनालिसिस को। अगर कोई बहुत ही मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक रहा, आई विल मेक श्योर कि इसमें क्रिएट कवर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मैं इसके लिए एक नया वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। इट इज़ डबल बेनिफिट एंड आई विल मेक श्योर कि मॉर्निंग तक ये सब करके मैं फिनिश कर दूँ थोड़ी देर में ही न्यूज़पेपर सीरीज़ को। तो आज की बात करते हैं, तो आज जो है काफ़ी फ्यू पॉइंट्स ही इसके बारे में है। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाज़ा में 8 हिस्टोरिक रिफ्यूजी कैंप्स हैं और उसमें से एक अल शती है जिस पर इजराइल ने बम्बार्डिंग कर दिया और वहाँ के लोग मारे गए। इसके लिए आमतौर पर हम देखते हैं गाज़ा के बारे में। देखिए, गाज़ा का एक मैप को ओवरव्यू देख लेते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आई एम नॉट श्योर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंस और नॉट, या किसी और भी एग्ज़ाम में भी। ये है गाज़ा, आपको पता होगा। ये इजराइल है। यहाँ पे एक एरेज नाम का आपको पोर्ट दिख रहा होगा, एरिया जो बॉर्डर शेयर करता है। गाज़ा और इजराइल को जोड़ता है एरेज। दूसरी साइड यहाँ पे आपको केरम शालोम दिख रहा होगा और यहाँ पे ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। इसको ये जोड़ता है केरम। अब जो 8 कैंप्स की बात है उसको एक बार देख लेते हैं एक नज़र। ये शती कैंप, जबलिया कैंप। जो शती कैंप जिस पे बम गिरा है, ये एक तरह का पोर्ट कैंप है, ठीक है, एक पोर्ट है। उसके बाद है जबलिया कैंप, फिर है नुसरत कैंप, बुरीज, मघाजी, देलेर बाला, खान यूनिस कैंप, रफा कैंप। रफा कैंप काफ़ी न्यूज़ में रहा है। देखिए, सारे कैंप का नाम मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, बट ये सुना सुना होना चाहिए। अगर कभी किसी ऑप्शंस में पूछा जाए कि ये क्या किस एरिया से बिलोंग करता है, आपको पता होना चाहिए कि ये गाज़ा का ही कैंप है या गाज़ा के एरिया का नाम है। नेक्स्ट है यूएस का एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट। नाम काम का है? बिल्कुल नहीं। ये जो है वो साउथ कोरिया गया है। साउथ कोरिया में एक पोर्ट है जिसका नाम है बुसान, जहाँ पे गया है। ये वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हैं। और ये जो वर्ल्ड मैप में ये चाइना के इस पार जो कोरियन पेनिनसुला है, उसको जूम करें तो देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ऊपर है और नीचे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में बहुत सारे पोर्ट हैं। उसमें से कुछ ऐसे पोर्ट है जो इंपॉर्टेंट है। आपने उसको शायद मैपिंग में कभी पढ़ा होगा, अदरवाइज मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जिसके लास्ट में सैन लगा होना, समझ जाइए कि वो साउथ कोरिया का हो सकता है। काफ़ी चांसेस हैं, जिसमें उल्सन, बुसन, मसन और कुनसन, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। कभी एग्जाम में मैपिंग में पूछा जा सकता है। प्लीज़ नोट डाउन। अगला है कि यूएसए ने क्यों भेजा है अपने इस थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को। ये एक फ्रीडम एज नाम का एक सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें यूएसए, जापान और साउथ कोरिया इसमें सम्मिलित है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें इंडिया सम्मिलित नहीं है। एग्जाम में पूछा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि इसमें इंडिया सम्मिलित है नहीं। बिल्कुल नहीं, इंडिया इसमें सम्मिलित नहीं है। फाइन। ये सब जो है थोड़ा वन लाइनर टाइप के हैं। इसमें क्या है कि साउथ कोरिया में नया गवर्नमेंट है ना, उसने एक रेशियल टेंशंस को क्रिएट कर दिया। कैसे? आपको पता होगा साउथ कोरिया में वाइट और ब्लैक का काफ़ी झंझट चलता है। जैसे हमारे यहाँ कैसे आज भी कास्ट सिस्टम है, रिलीजन के नेम पे झगड़े हैं, वैसे वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट को लेकर के वाइट लोगों ने काफ़ी समय तक ब्लैक लोगों पर अत्याचार किया है वगैरह वगैरह। आज भी वहाँ का 7% पॉपुलेशन जो है वो वाइट पॉपुलेशन है, ये हम जानते हैं। और वहाँ क्या रूल बना कि जो ब्लैक लोग हैं ना, वो प्रेसिडेंट तो बनेंगे नो डाउट, लेकिन जो वाइट लोग हैं ना, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। इससे हुआ क्या, ब्लैक और वाइट का एक भाईचारा ऑन टॉप चलने लगेगा। लेकिन वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी इस चीज़ से उभर नहीं पाए। उन्हें वाइट लेड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, चाहे वो कोalition में भी क्यों ना हो। फाइन। अगला है कि जीएसटी रिलीफ के बारे में कुछ छूट देने की बात की जा रही है। निर्मला ताई ने बोला कि कुछ ऐसे मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलेगी, प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम को लेकर के, कुछ क्लॉक रूम फैसिलिटीज़ को लेकर के। अब 90 डेज से कम समय किसी हॉस्टल में रहते हैं तो उसको क्या जीएसटी छोड़ दिया जाएगा या कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ चर्चा है, होगा तो देखा जाएगा। नागा बॉडी ने बैन कर दिया है कुकी जो एरिया में। आपको पता है मणिपुर में काफ़ी समय से टेंशन चल रहा है नागा और दूसरी चीज़ों को लेकर के। उसमें क्या हो रहा है कि जो कुकी लोगों ने क्या किया कि एक ट्रक पे हमला कर दिया,
19 जून के आसपास में एक ट्रक को जला दिया। इसके अगेंस्ट में कुछ नागा बॉडी, खासकर स्टूडेंट यूनियन जो है ना, उन्होंने ऐसा डिमांड किया है कि ट्रक को बैन कर दिया इन एरिया में जाने के लिए, सामान ही ना जाए ताकि उपद्रव ना कर पाए जो हो। दूसरा कि हरियाणा में एक 23rd डिस्ट्रिक्ट बनने की बात की जा रही है, इसका नाम रखा जाएगा गोहन। गोहन, आपको नाम सुना होना चाहिए कि गोहन जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में बनने वाला है। इसको बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होती है, ठीक है, ये क्राइटेरियाज है, लेकिन हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है क्या क्राइटेरिया है। फाइन। हाँ, अगर यदि आपको हरियाणा पीसीएस देना है, अगर आपको हरियाणा पीसीएस देना है, सो आप देख सकते हैं, आई विल नॉट प्रिवेंट यू। हिमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि जो मणिपुर वायलेंस चल रहा है, उस मणिपुर वायलेंस में वो कचार, असम के कचार रीजन में ना फैल जाए, उसको लेकर क्या सतर्क रहिए। कचार रीजन क्या है, वो 6 शेड्यूल का पार्ट है। आपको पता होगा 5th शेड्यूल, 6 शेड्यूल, ये शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बनाया जाता है, शेड्यूल एरियाज हैं ये लोग। 6 शेड्यूल में थोड़ा और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है, ऑटोनोमस ज़्यादा मिल जाता है। तो ये आपको इंडिया के 4 ही स्टेट में होता है, जिसमें से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, इसको याद करने का भी तरीका है और इम्पोर्टेंट है, अगर आप देख लें तो काफ़ी बेहतर होगा। असम में मैं इसको बोलता हूँ KBC, याद करने के लिए एक ट्रिक है। KBC जो है ना वो असम में। इसमें क्या क्या है, K फॉर कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो कि 6 शेड्यूल का एक पार्ट है, B फॉर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, C फॉर नर्दर्न कचार हिल डिस्ट्रिक्ट, इसी कचार रीजन का बात हो रहा है। मेघालय में आएंगे तो आपको गारो, खासी, जैंतिया, यह हिल्स का नाम है वहाँ के, और वही उनका ट्राइबल एरिया भी है। त्रिपुरा में उसके नाम से ही जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम में MLC है, MLC, M फॉर मारा डिस्ट्रिक्ट, L फॉर लाई डिस्ट्रिक्ट और C फॉर चकमा डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये 6 शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज़ में आता है। 6 शेड्यूल में होता क्या है कि उसमें गवर्नर के पास काफ़ी पावर होता है, वो किसी भी चीज़ को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। वहाँ पे कोई भी एक्ट या लॉ बनता है पार्लियामेंट से उस एरिया को लेकर के, गवर्नर चाहे तो उसमें कुछ फेरबदल कर सकता है या फिर उसको लागू नहीं भी होने देगा, इतने पावर होता है उसके पास। 6 शेड्यूल एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। इन 30 में से 26 मेंबर्स को 5 ईयर्स की टेन्योर होता है और 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है गवर्नर, ठीक है। ये एक पूरा एक चैप्टर है 6 शेड्यूल को लेकर के आपकी पॉलिटी में। अगर आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है, आप बिल्कुल इसको पढ़ें, रिवाइज करें। नेक्स्ट टॉपिक है वो है केन्या के बारे में। देखिए ये इंडियन क्रो है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस। अगर मैं स्पेलिंग, इसको बोलते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस। इसने क्या किया, ये इंडिया से ट्रैवल करके अफ्रीका के केन्या में चला गया, शिप के थ्रू चला गया होगा, शिप के पीछे चला गया होगा। अब वहाँ जाने के बाद आपको पता है कितना बदमाश है, वहाँ जाने के बाद उसने इंडिजिनस बर्ड्स को परेशान करना शुरू कर दिया, उसको मारने लगा, भगा, उनके अंडे खा देता था, भगा देता है, उनके अंडे चुरा लेता है। अब इनके पास तो पूरा गैंग होता है ना, गैंग में काम करते हैं ये लोग, ठीक है। केन्या के बहुत सारे नेटिव बर्ड्स हैं, जिसमें स्कैली बैबलर्स हो, पाइड क्रो, सन बर्ड्स, वीवर बर्ड्स, वैक्सबिल्स, इन सबको अपना एरिया छोड़ना पड़ा इन इंडियन कौवों की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ का जो कौवा है वो फ्रूट भी डैमेज करता है, मैंगो गुआवा भी डैमेज करता है, यहाँ तक कि जो खेती होती है जिसमें वीट, मेज, मिलेट, राइस, इन सबको भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लोकल कम्युनिटी, लोकल फार्मर्स इससे काफ़ी नाराज़ हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक इन्वेजिव स्पेसीज़ के रूप में केन्या में घुस गया है और वहाँ के लोकल कम्युनिटी को परेशान करके रखा है। तो फिर अभी क्या किया जाए, तो केन्या गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके खिलाफ एक वार डिक्लेयर कर दिया। लिटरली केन्या गवर्नमेंट ने एक वार डिक्लेयर कर दिया है इस कौवे के खिलाफ, और उसमें उन्होंने प्लान किया है कि न्यूजीलैंड से जहर मंगाएंगे, ठीक है, पॉइजन, और उसको स्टार्लिसाइड के थ्रू दे देंगे। स्टार्लिसाइड क्या होता है कि कोई भी पक्षियों को मारने के लिए ये स्टार्लिसाइड होता है, पक्षियों को देने के लिए पॉइजन जो होता है ना, उसमें स्टार्लिसाइड का नाम होता है। फाइन। अब देखिए कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में हमने देखा है कि एनिमल बिहेवियर पर क्वेश्चन आता है। कभी एलिफेंट के बारे में पूछा जाता है, कभी आपको इस साल 2024 में लायन के बारे में पूछा गया है, इसके पहले स्क्वायरल के बारे में पूछा गया था। सो इस तरह क्वेश्चन आता है। तो एक बार हम लोग क्रोज के बारे में भी देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या है। बहुत ही सिंपल फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। क्रोज क्या होता है, देखिए क्रोज जो है वो एक टूल का यूज़ करता है, हमें पता है, आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में कि कैसे वो एक डंडे के सहारे से खाना निकाल लेता है, या फिर आपने देखा होगा कि कैसे क्रो जो है वो कंकड़ डालता है घड़े में और पानी ऊपर निकाल के पी लेता है। तो उसको टूल्स का यूज करना आता है। दूसरा है कि मेमोरी और रिकॉग्निशन पावर काफ़ी अच्छा होता है क्रोज का, और वो यदि आपने कभी कौवे को लात डंटा मार के भगाया है,
उससे आपको चेहरा याद रहेगा कि ये इंसान कैसा है, ठीक है। सच में मत मारना। कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन इनका होता है। कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन का मतलब होता है कि इनका सिर्फ काँव काँव ही नहीं बोलते हैं, उसमें भी वेरिएंट होता है जो अलग अलग तरह के टोन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन इनके पास होता है। फाइन। नेक्स्ट होता है कि कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करते हैं। मतलब इसमें जो हस्बैंड या वाइफ है कौवे में, वो क्या करते हैं कि एक समय के लिए कोई खाना खोजने गया, एक समय बैठ के ब्रीडिंग कर रहा है, ऐसे करके शेड्यूल बटा रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस सोसाइटी में रहते हैं, फॉर लेट्स एग्जांपल कि 8-10 कौवे वहाँ रहते हैं, तो कुछ बच्चे देख रहे हैं और कुछ बाहर जा करके खाना खोज रहे हैं। ऐसा कुछ एक कोऑपरेटिव ब्रीडिंग इनके में होता है। फाइन। ये ओमनिवोरस होते हैं, इनको जो मिल जाए वो खा लेते हैं, चाहे शाकाहारी हो मांसाहारी हो एनीथिंग। और सबसे यूनिक चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि ये फूड स्टोरेज कर पाते हैं। अगर इनके पास कुछ एक्सेस फूड अगर हो जाए तो इस एक्सेस फूड को क्या करते हैं, वो या तो ट्रीज़ के होल्स होते हैं ट्रीज़ में वहाँ, या फिर कोई ज़मीन पे कोई गड्ढा खोद कर वहाँ पे जमा कर देंगे, कहीं पर भी ये छुपा देंगे। ये गेम्स भी खेलते हैं आपस में, कहीं पे अगर स्लीप करते हो, आपने देखा होगा कौवे को स्लीप करते हुए, या फिर कुछ टॉस करते रहते हैं हवा में, ऐसे कुछ होता है। और इनका जो पूरा सिस्टम है वो हाईली सोशलाइजेशन के, मतलब समाज से काफ़ी जुड़ा हुआ कौवा होता है, ठीक है। ये समाज में ही रहता है, ये उनका अपना समाज होता है और ह्यूमन लाइफ के साथ काफ़ी अडेप्टेबल है। ये वहीं रहते हैं मैक्सिमम जहाँ ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है। सो आज के लिए इतना ही, और इतना ही इम्पोर्टेंट था, कुछ काम का लगा नहीं। आज संडे न्यूज़पेपर विद हैव ए नाइस